नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरडीके क्लासेज की मेवाड़ का गुहिल राजवंश की दूसरी क्लास में। विद्यार्थियों, पुरानी क्लास में हमने जो है वो मेवाड़ का गुहिल राजवंश का संक्षिप्त परिचय पढ़ा है। साथ ही हमने मेवाड़ के प्रतापी राजा बप्पा रावल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेवाड़ के अगले गुहिल राजवंश के शासक जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनका नाम है अल्लट। अगले राजा हैं अल्लट। अल्लट मेवाड़ के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो इनके कुछ कार्य हैं जो बड़े ही अच्छे हैं और उनको याद रखना है आपको। पहली बात तो यह है कि अल्लट जो है वो वृत्रभट्ट द्वितीय के पुत्र हैं। वृत्रभट्ट द्वितीय के पुत्र हैं और वृत्रभट्ट द्वितीय की भी एक उपाधि है, उसे याद रखना है आपको। वृत्रभट्ट द्वितीय को तीनों लोकों का तिलक कहा गया है। तीनों लोकों का तिलक कहा गया है। ठीक, इसके बाद हम अल्लट के बारे में जानकारी लें तो इनकी भी एक उपाधि है। इनकी उपाधि है आलू रावल। आलू रावल, ये उपाधि ध्यान रखना है भाई। और अल्लट जो है वो पहले ऐसे शासक हैं जो नौकरशाही, अंग्रेजी में बोले तो ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही व्यवस्था का गठन करते हैं। नौकरशाही व्यवस्था का गठन करते हैं। और अल्लट के बारे में एक बड़ी ही रोचक जानकारी यह है कि उन्होंने राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किया। एक पूर्ण राजकुमारी थी जिनका नाम था हरिया देवी, जो कि हूण राजकुमारी है, उनसे विवाह किया था। हरिया देवी हूण राजकुमारी थी। हूण राजकुमारी से इनसे इनका विवाह हुआ था। इसके बाद में याद रखना है अल्लट जो हैं वो हमने देखा है कि बप्पा रावल ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। नागदा गुहिलों की पहली राजधानी या प्रारंभिक राजधानी भी कही जाती है। अल्लट ने नागदा से नई राजधानी बनाई थी जिसका नाम है आहड़। अल्लट ने नई राजधानी बना दी है जिसका नाम क्या है? आहड़। आहड़ को राजधानी बनाया। ध्यान रखें, नागदा यदि पहली राजधानी है, प्रारंभिक राजधानी है, तो आहड़ कौन सी राजधानी हो गई है? दूसरी राजधानी हो गई है। आहड़ में ही इन्होंने वराह मंदिर भी बनवाया था। आहड़ में ही इन्होंने क्या बनाया है? आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। तो अल्लट की 4-5 बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं, मुख्य बातें हैं, इन्हें याद रखनी है, अक्सर पूछी जाती रहती है। वृत्रभट्ट द्वितीय के पुत्र हैं। इन्हें वृत्रभट्ट द्वितीय जो है उन्हें तीनों लोगों का तिलक कहा गया है। उपाधि है इनकी आलू रावल। नौकरशाही व्यवस्था का गठन किया है। राजस्थान का पहला शासक है जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया है। हरिया देवी है हूण राजकुमारी, इनसे विवाह हुआ था इनका। नागदा पहली राजधानी बनाई थी बप्पा रावल ने और अब दूसरी राजधानी बना दी है आहड़। किन्होंने? अल्लट ने। आहड़ दूसरी राजधानी है और आहड़ में ही वराह मंदिर का निर्माण करवाया किन्होंने? अल्लट ने। अल्लट के बाद में महत्वपूर्ण शासक हैं शक्ति कुमार स्वयं की शक्ति के लिए नहीं जाने जाते हैं। इनके काल में क्या होता है? मालवा के शासक हैं। मालवा के शासक मुंज परमार। मालवा के शासक मुंज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। मुंज परमार ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और जब इन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो शक्ति कुमार हो गए पराजित।
शक्ति कुमार पराजित हुए, शक्ति कुमार पराजित हुए। और यदि शक्ति कुमार पराजित हो जाएंगे तो इनके स्थान पर अब मुंज परमार का आधिपत्य हो गया है। मुंज परमार क्या करते हैं, इनके भतीजे थे भोज परमार। भोज परमार, भोज परमार को मेवाड़ का राज्य सौंप देते हैं। भोज परमार को मेवाड़ का प्रशासक बना देते हैं। और भोज परमार क्या करते हैं, मेवाड़ का यदि इन्हें प्रशासन कार्य मिला है तो भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में, भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में, भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया बच्चों। भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। ध्यान रखें, ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को कालांतर में राणा मोकल जो है, राणा मोकल त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करा करके और उसको नया नाम दे देते हैं। इसका जीर्णोद्धार कराया और नया नाम दिया राणा मोकल के द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का समिद्धेश्वर मंदिर, समिद्धेश्वर मंदिर। ध्यान रखें, जो भोज परमार है चित्तौड़ में राज कर रहे हैं और भोज परमार के द्वारा ही, ध्यान रखना है, नागदा में, कहां पर, नागदा में भोजसर तालाब बनवाया गया था। भोजसर तालाब बनवाया गया था। ध्यान रखें, ये जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है इसको गत रीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था, रीट 2022 में, कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया। उसमें भोज परमार भी ऑप्शन में थे, मुंज परमार भी थे, उधर से राणा मोकल भी थे, लेकिन हमें याद रखना है निर्माता तो कौन है, भोज परमार है। पिछली बार त्रिभुवन नारायण मंदिर पूछा गया है, हो सकता है इस बार नागदा का जो भोजसर तालाब है उसे पूछ लिया जाए। कभी कभार क्या होता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आसपास के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें उसके आसपास की जितनी भी डिटेल है वो हमें याद ही होनी चाहिए। तो ये आपके शक्ति कुमार हैं, खुद की शक्ति के लिए नहीं जाने जाते हैं। अगले राजा के बारे में हम बातचीत करते हैं। अगले राजा अंबा प्रसाद हैं, जिनको वाकपतिराज चौहान जो है वो युद्ध में मार डालते हैं। उनके बाद अगर एक राजा हुए हैं जिन्हें याद रखना है आपको, रण सिंह। रण सिंह, रण सिंह का एक और नाम है कर्ण सिंह। रण सिंह का एक और नाम क्या है, कर्ण सिंह। और ये जो रण सिंह या कर्ण सिंह है, इनके काल में गुहिल वंश में दो शाखाओं का जन्म होता है। एक शाखा है रावल शाखा, रावल शाखा, और दूसरी शाखा होती है राणा शाखा, राणा शाखा। अच्छा, ये कैसे जन्म हुआ इनका? तो होता क्या है कि इनके दो प्रतापी पुत्र थे, एक का नाम है शेम सिंह, एक का नाम है शेम सिंह, और एक का नाम है राहब। तो शेम सिंह जो होते हैं वो अपने नाम के आगे एक नई उपाधि लगा लेते हैं, रावल की। रावल की उपाधि धारण करते हैं, उपाधि धारण करते हैं। और इनके बाद जो भी इनके वंशज आते हैं वो सब रावल शाखा के शासक कहलाते हैं। इसके बाद में जो राणा शाखा है वो उसके संस्थापक है राहब। राहब क्या करते हैं, अपने नाम के आगे राणा की उपाधि लगा लेते हैं, राणा की उपाधि लगा लेते हैं। ध्यान रखें, राहब को ही सिसोदा की जागीर दी गई थी, सिसोदा की जागीर दी गई थी। और सिसोदा की जागीर देने के कारण इन्होंने अपने नाम के आगे एक और नाम भी जोड़ा है, सिसोदिया, इसलिए इनको सिसोदिया भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें,
सिसोदिया शाखा या राणा शाखा के जो संस्थापक हैं, सिसोदिया शाखा या राणा शाखा के जो संस्थापक हैं वो राहत हैं। ध्यान रखें, इन्होंने शाखा की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? शाखा की स्थापना की है। परंतु ध्यान रखें, यदि राणा शाखा की जो सत्ता है उस सत्ता की स्थापना पूछ ले आपसे, शाखा की स्थापना अलग बात है, राणा सत्ता की स्थापना यदि पूछी जाए तो फिर वो अलग राजा हो जाएंगे, वो राणा हम्मीर हो जाएंगे। वो कौन हो जाएंगे? राणा हम्मीर के द्वारा की गई है। ध्यान रखें, राणा शाखा के संस्थापक कौन है? राहत है। इनके पुर के हैं, किनके? राणा हम्मीर के। लेकिन यदि इनको सत्ता में कोई लेकर के आए थे तो कौन लाए थे? राणा हम्मीर लेकर के आए थे। राणा हम्मीर रावल शाखा की समाप्ति के बाद ही पहले राणा बनेंगे, उनका हम यथा स्थान अच्छे से वर्णन करेंगे। तो ध्यान रखिए, रण सिंह के टाइम पर 2 शाखाएं बनी हैं, रावल शाखा, राणा शाखा। 2 योग्य पुत्र हैं, सेम सिंह ने रावल की उपाधि धारण की और ये रावल शाखा के संस्थापक हो गए। राहत जो है वो अपने नाम के आगे राणा लगा लेते हैं, उन्हें सिसोदिया की जागीर दी जाती है, इस कारण वे सिसोदिया शाखा के संस्थापक भी कहलाते हैं। साथ ही साथ इस सत्ता को सत्ता में लाने का काम कौन करेंगे? राणा हम्मीर करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं रावल शाखा। रावल शाखा, रावल शाखा सेम सिंह जी से प्रारंभ हुई और इसके अगले शासक बनते हैं सामंत सिंह। कौन बनते हैं? सामंत सिंह। सामंत सिंह शासक बनते हैं तो इनके काल की बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमें याद रखनी है। पहली तो क्या है कि इन्होंने एक चौहान कन्या से विवाह किया। चौहान कन्या पृथ्वीबाई से विवाह किया। चौहान कन्या पृथ्वीबाई से विवाह किया। ये अजमेर के चौहानों की पुत्री थी। ये किनकी पुत्री थी? तो ये अजमेर के चौहानों की पुत्री थी। ध्यान रखें, अजमेर और नाडोल या जालौर वाले जो चौहान थे उस समय उनमें बैर चल रहा था और इसी बैर के कारण जो है एक व्यक्ति है कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान जालौर के थे। ये जालौर के कीर्तिपाल चौहान ने सामंत सिंह पर आक्रमण किया। सामंत सिंह पर आक्रमण किया और सामंत सिंह जो हैं, सामंत सिंह पराजित हो गए कीर्तिपाल से। सामंत सिंह पराजित हुए किससे? कीर्तिपाल से। सामंत सिंह पराजित हो जाते हैं। कीर्तिपाल चौहान जो है वो सामंत सिंह को पराजित करके और मेवाड़ से ही निष्कासित कर देता है। सामंत सिंह क्या करते हैं? तो सामंत सिंह वागड़ चले जाते हैं। वागड़ चले जाते हैं। वागड़ चले गए साहब कौन? सामंत सिंह। और वागड़ में 1178 में वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं। 1178 में वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। गुहिल वंश की स्थापना की किन्होंने? रावल सामंत सिंह ने। ध्यान रखें, जब ये वागड़ को अपनी राजधानी वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना कर देते हैं तो एक स्थान है वटपद्रक। वटपद्रक जिसे आप बड़ौदा के नाम से भी जानते हो, बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। वटपद्रक या बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाते हैं। इनके बाद में सामंत सिंह वागड़ में ही बस जाते हैं और कुमार सिंह होते हैं इनके भाई। कुमार सिंह जो होते हैं वो पुनः कीर्तिपाल चौहान को पराजित करते हैं और गुहिल वंश की स्थापना करते हैं मेवाड़ में। तो पुनः मेवाड़ को जीतने का काम कौन करते हैं? कुमार सिंह करते हैं। ठीक, इसके बाद में इसके बाद यदि आप देखा जाए तो कुमार सिंह के बाद में 2 और राजा बनते हैं जिनका नाम है मंथन सिंह। मंथन सिंह और फिर उसके बाद में बनते हैं पद्म सिंह। और पद्म सिंह के उत्तराधिकारी होते हैं रावल जेत्र सिंह। ध्यान रखें, कुमार सिंह ने मेवाड़ जीत लिया है, फिर मंथन सिंह पद्म सिंह क्रमशः राजा बनते हैं और इसके बाद में अगले राजा कौन बनते हैं? रावल जेत्र सिंह। कौन बनते हैं? रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह
इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण राजा हैं। 1213 के आसपास राजा बने हैं, 1253 तक राजा रहे हैं। ध्यान रखें, ये सर्टेन निश्चित काल नहीं है, अलग अलग लोग इनका अलग अलग शासन काल बताते हैं, फिर भी ये इस समय राजा रहे होंगे ऐसे प्रमाण हमें मिलते हैं। रावल जत्र सिंह के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है कि रावल जत्र सिंह ने जो है देखा कि पहले के जो चौहान राजा थे, चौहान राजा जो थे उन्होंने मेवाड़ के गुहिल राजाओं को पराजित किया और उस हार का बदला लेने के लिए चौहान शासक उदय सिंह राजा थे जालोर के। कहां के राजा हैं? जालोर के। चौहान शासक उदय सिंह पर आक्रमण किया कि इन्होंने रावल जत्र सिंह ने, और जैसे इन पर आक्रमण किया जाता है तो उदय सिंह बड़े ही बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने देखा कि रावल जत्र सिंह शक्तिशाली राजा है, बड़ा ही प्रतापी राजा है, उभर करके आया है और जालोर जो है ज्यादा समय तक इनसे संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो उदय सिंह बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए, और इनके पुत्र थे चाचिक देव की कन्या होती है रूपा देवी। तो रूपा देवी जो होती है, इन रूपा देवी से रावल जत्र सिंह का पुत्र होता है। रावल जत्र सिंह का पुत्र है, रावल जत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह, रावल जत्र सिंह के पुत्र तेज सिंह, दोनों की शादी करवा देते हैं। क्या करा देते हैं? शादी करा देते हैं। दुश्मनी को दोस्ती में बदल लिया या रिश्तेदारी में बदल लिया। पुरानी फिल्में जो है 90s की 80s की, उनमें दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाता था, और आजकल की उससे पहले जो है इतिहास में क्या किया जाता था, पुराने जो शत्रु राजा होते थे वे एक दूसरे से अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह कर लेते थे। जो कमजोर शासक होता था वो अपनी कन्या का विवाह शक्तिशाली राजा से करा देता था, और इसको ही वो समझता था कि मैंने जीत हासिल कर ली है। तो इस प्रकार से जो कमजोर राजा है वो बड़े राजाओं से क्या कर देते थे? अपनी पुत्रियों का विवाह कर देते थे। ये बहुत अच्छी कूटनीति भी है। क्यों? क्योंकि अब उनकी पुत्री जो है उनके घर चली गई है, और अब अगर आप चाह कर भी उन पर आक्रमण नहीं कर सकते हो, कभी भी कोई नहीं कर पाएगा। जहाँ पर जिनकी कन्या को ब्याह करके लिया है, कन्या तो बहू बन चुकी है, बाद में वो महारानी भी बनेगी, और महारानी अपने पियर की तरफ क्यों ही जाने आक्रमण करने देगी राजा को। तो ये बहुत ही अच्छी कूटनीति भी हुआ करती थी। तो अपनी राजकुमारियों का विवाह कर देते थे शत्रु राजा से। तो पुरानी जो दुश्मनी होती थी उसको दोस्ती में बदल लेते थे, ब्याही बन जाते थे कुल मिलाकर के। आगे देखो, जत्र सिंह जो है बड़े ही शक्तिशाली राजाओं में, इनके समय में दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश आक्रमण करता है। दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे कहा जाता है भूताला का युद्ध। और ये युद्ध 1227 में हुआ। ध्यान रखें, गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध की तिथि को 1222 से लेकर के 29 के मध्य बताते हैं कि ये युद्ध 1222 से 29 के मध्य हुआ। ध्यान रखें, इतिहास में गोपीनाथ शर्मा ऐसे इतिहासकार हैं जो युद्ध की तिथियां अलग बताने के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध की तारीख अलग बता दी है। सब कहते हैं 18 जून को हुआ, नहीं कि ये कहते हैं कि 21 जून को हुआ। इसी प्रकार से 1227 आपके जो ऑथेंटिक बुक्स हैं सब में लिखा हुआ है, लेकिन ये कहते नहीं 1222 से 29 में हुआ है। तो गोपीनाथ शर्मा को हमें याद रखना है, ये युद्ध की तिथियां अलग अलग बताते हैं। तो भूताला का युद्ध होता है जिसमें रावल जत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में युद्ध होता है। रावल जत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध में रावल जत्र सिंह के दो वीर सेना नायक लड़ते हैं जिनका नाम है बालक और मदन। ध्यान रखें, इनके दो वीर सेना नायक हैं जिनका नाम क्या है? बालक और मदन है।
बालक और मदन इस युद्ध में लड़ते हैं। इसके बाद में याद रखना है भाई कि रावल जेत्र सिंह जो है वो इस युद्ध को जीत जाते हैं, इसके विजेता रहते हैं। इस युद्ध के विजेता होते हैं कौन? रावल जेत्र सिंह। और इल्तुतमिश जो होता है इस युद्ध में हार जाता है। इल्तुतमिश की हार के बाद में इल्तुतमिश क्या करता है कि यहां के आहड़ और जो नागदा है, दो शहर हैं इनके, आहड़ और नागदा, इनको नष्ट भ्रष्ट करता है। इनकी जो आम जनता होती है यहां को नुकसान पहुंचाता है। तो आहड़ और नागदा की आम जन को नुकसान पहुंचाया किसने? इल्तुतमिश की हारी हुई सेना ने। आहड़ और नागदा की आम जन को नुकसान पहुंचाया। नुकसान पहुंचाया किसने? इल्तुतमिश की हारी हुई सेना ने। तो रावल जेत्र सिंह देखते हैं कि जो आहड़ और नागदा है वो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सुदृढ़ मजबूत नहीं है। इसीलिए रावल जेत्र सिंह क्या करते हैं, वे चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाते हैं। तो चित्तौड़गढ़ को राजधानी किन्होंने बनाया है? रावल जेत्र सिंह ने। ध्यान रखें, हम जब मेवाड़ का गुहिल राजवंश पढ़ रहे हैं तो ये बातें, ये थोड़ा बहुत क्रम जो है हमें याद रहना चाहिए कि भाई सबसे पहली राजधानी कौन सी है साहब? तो नागदा है। क्या है? नागदा है। दूसरी कौन सी है? आहड़ है। और चित्तौड़ की तीसरी राजधानी कौन सी हो गई है? सॉरी, मेवाड़ की तीसरी राजधानी कौन सी है? चित्तौड़गढ़ है। तो तीनों राजधानियां ध्यान रखनी है, नागदा, आहड़ और चित्तौड़गढ़। इन तीनों राजधानियों का क्रम ध्यान रखना है, किस किस ने बनाई है ये याद रखना है। नागदा बप्पा रावल, आहड़ अल्लग और चित्तौड़गढ़ किन्होंने बनाई है? रावल जेत्र सिंह ने बनाई है। इसके बाद में ध्यान रखें, रावल जेत्र सिंह जो हैं वो सिंध का एक सेना नायक होता है। सिंध का सेना नायक होता है जलालुद्दीन ख्वारिज्म। जलालुद्दीन ख्वारिज्म को पराजित करता है। तो उन्होंने सिंध का जो सेना नायक है या फिर सिंध की जो सेना होती है इन पर आक्रमण कर देती है, जलालुद्दीन ख्वारिज्म को पराजित करते हैं। साथ ही साथ इनके समकालीन जो है दिल्ली का एक शासक होता है नासिरुद्दीन। कौन होता है? नासिरुद्दीन। दिल्ली का सुल्तान नासिरुद्दीन है। ध्यान रखें, नासिरुद्दीन का एक भाई था, कन्नौज का राजा था वो, कन्नौज का जलालुद्दीन। कन्नौज का जो जलालुद्दीन है और दिल्ली का जो नासिरुद्दीन है, इन दोनों में संघर्ष होता है। दिल्ली का नासिरुद्दीन क्या करता है? कन्नौज के जलालुद्दीन के साम्राज्य को हड़पने का प्रयास करता है। और जलालुद्दीन क्या करता है? मेवाड़ के राणा जेत्र सिंह की शरण में आता है। तो जेत्र सिंह जलालुद्दीन को शरण देते हैं और इससे जब नासिरुद्दीन कुपित होता है तो नासिरुद्दीन मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेज देता है और नासिरुद्दीन को पराजित कर देते हैं। कौन? रावल जेत्र सिंह। तो रावल जेत्र सिंह बड़े ही प्रतापी राजा हुए, ध्यान रखें। इनके लिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी जो हैं, जीएच ओझा, जीएच ओझा कहते हैं कि दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों के समय में मेवाड़ में एक प्रतापी शासक हुए जेत्र सिंह, जिनकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी की है। तो जीएच ओझा ने बड़ा स्टेटमेंट दिया इनके बारे में कि दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों के समकालीन मेवाड़ के ऐसे शासक या ऐसे प्रतापी शासक जिनकी प्रशंसा उनके शत्रुओं ने भी की है, ये किसने कहा है? ये जीएच ओझा ने कहा है। ध्यान रखें, एक व्यक्ति हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा ऐसे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि ये चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता हैं। दशरथ शर्मा ने, ध्यान रखना है, पहली बात तो यह है कि चित्तौड़गढ़ के प्रथम विजेता ही बता देता है इनको, बड़ा फैन हो गया इनके, चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता बताता है इनको। और साथ ही साथ कहता है कि ये मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। इनका काल जो क्या है? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा गया है। स्वर्ण काल कहा है इनके काल को। तो ध्यान रखें,
दशरथ शर्मा जो है वो स्वर्ण काल बताने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार से गोपीनाथ शर्मा तारीखों में कहते हैं कि ये तारीख नहीं, ये तारीख सही है, उसी प्रकार से दशरथ शर्मा क्या कहते हैं कि ये इनका स्वर्ण काल है, ये इनका स्वर्ण काल है। जैसे ये चौहानों का अलग स्वर्ण काल बताते हैं, चौहानों का स्वर्ण काल ये बता देते हैं विग्रहराज के काल को, और मेवाड़ का स्वर्ण काल बता देते हैं जत्र सिंह के काल को। तो अलग अलग शासकों के स्वर्ण काल बताए गए किनके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा। ये थे अपने कौन? रावल जत्र सिंह। रावल जत्र सिंह के बाद में अगले महत्वपूर्ण शासक है बेटा रावल तेज सिंह। रावल तेज सिंह, और रावल तेज सिंह जो हैं वो राजा बन जाएंगे कब? 1253 में, और 53 से लेकर के 73 तक इन्हें आप याद रखें। रावल तेज सिंह के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है साहब? तो रावल तेज सिंह जो थे उपाधियों के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। इनकी 2 उपाधियां ध्यान रखनी, 2 उपाधियां याद रखनी। और 2 उपाधियां क्या है वो? पहली उपाधि है परम भट्टारक। परम भट्टारक महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक महाराजा धिराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। दूसरी उपाधि है उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप। उमापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप, ये 2 उपाधियां किनकी? रावल तेज सिंह की। इसके बाद में ध्यान रखना है रावल तेज सिंह जो है इनके काल में एक जैन मुनि है या फिर जैन लेखक है जिनका नाम है कमल चंद्र। कमल चंद्र, और कमल चंद्र जो हैं वो एक ग्रंथ की रचना करते हैं, एक ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना की किन्होंने? कमल चंद्र ने। ध्यान रखें ये जो ग्रंथ है ये मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है। इसे ताड़ के पत्रों पर लिखा गया है, ताड़ पत्रों पर चित्रित ग्रंथ ये है। इसके साथ ही इस ग्रंथ को 1260 ईस्वी में लिखा गया है, इसी से इनका काल भी डिसाइड हो जाता है। तो इस ग्रंथ को याद रखें आप, कमल चंद्र के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। इनके बाद में याद रखना है इनकी एक रानी है जिनका नाम है जेतल देवी। रानी जेतल देवी जो है वो चित्तौड़गढ़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती हैं। तो इनकी रानी जेतल देवी जो है वो श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाती हैं। ध्यान रखें इनकी एक और रानी है रूपा देवी। रूपा देवी कौन है? रूपा देवी जालौर के चौहान राजा चाचक देव की पुत्री हैं, और जो इनके दादाजी थे वो कौन थे? उदय सिंह थे, वो भी जालौर के ही राजा थे। उदय सिंह ने ही इनके पिता तेज सिंह के पिताजी जो हैं जत्र सिंह, उनके काल में दोनों का विवाह करवा दिया था। दोनों का विवाह इसी संधि की शर्त थी कि अब चौहान और गुहिल जो है उनमें कोई बैर नहीं रहेगा। ध्यान रखें तेज सिंह ने दिल्ली का एक गुलाम वंश का शासक है बलबन की सेना को भगा दिया था। चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया गया तो बलबन को भगाया था किन्होंने? रावल तेज सिंह ने। तो तेज सिंह बड़े प्रतापी राजा भी थे, दिल्ली वालों को भगा रहे। मेवाड़ के जो मध्यकाल के राजा थे सबने दिल्ली की सेना को हरा करके भगाया, सबके सब बड़े प्रतापी राजा हुए। तो दिल्ली के बलबन को भगा दिया था किन्होंने? रावल तेज सिंह ने। इसके बाद में याद रखें अगले शासक को हम पढ़ते हैं समर सिंह। रावल समर सिंह राजा बनेंगे कब? 1273 में। राजा रहेंगे कब तक? 1302 तक। रावल समर सिंह के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है? तो
कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में रावल समर सिंह को शत्रु की शक्ति का अपहर्ता, शत्रु की शक्ति का अपहर्ता कहा गया। किनको? रावल समर सिंह को। और वहीं चीरवा के लेख में, चीरवा के लेख या अभिलेख में इन्हें शत्रु के लिए सिंह के समान कहा गया है। शत्रु के लिए सिंह के समान कहा गया किन्हें? रावल समर सिंह को। इसके बाद में जो है समर सिंह की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि दिल्ली का एक शासक होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है बेटा? गुजरात आक्रमण के लिए रवाना होता है, अपनी सेना को भेजता है गुजरात आक्रमण के लिए। और जब गुजरात पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना राजस्थान से होकर गुजरती है तो वो मेवाड़ की सीमा पर आ जाती है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है जब वो मेवाड़ आती है, कहाँ आती है? मेवाड़। तो मेवाड़ में जो है रावल समर सिंह कहते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हो? कि हम साहब गुजरात जा रहे हैं। उन्होंने कहा गुजरात जा रहे हो तो हमारे राज्य में से नहीं जा सकते हो। उन्होंने कहा क्यों? ये हमारा राज्य, हम नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा साहब कुछ ले दे के हो जाए तो जाने दो। तो दिल्ली की जो सेना है वो मेवाड़ की सेना को टैक्स देती है, मार्ग कर। क्या दे देती है? मार्ग कर। और मार्ग कर दे करके ये मेवाड़ से निकल पाते हैं। तो दिल्ली वालों से टैक्स ले लिया करते थे मेवाड़ वाले। कहने का मतलब अपना वर्चस्व तो था। तो रावल समर सिंह के समय में मार्ग कर ले लिया था उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। भले ही दिल्ली वाले कहते रहे कि हम पूरे हिंदुस्तान के जो हैं वो राजा हैं, पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत हमारे पास है, पूरी सल्तनत हमारी है, परंतु मेवाड़ में उनकी कोई सल्तनत थी नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप राजस्थान में, तो राजस्थान में इन्हीं के समकालीन जब इधर इससे पहले जो है ये लोग जालौर भी जाते हैं। ये लोग कहाँ जाते हैं? जालौर। तो जालौर के राजा भी, छोटा सा राज्य है जालौर, है ना? अब तो इनके दोस्त हो चुके हैं मेवाड़ वालों के। तो जालौर वाले कानड़ देव जो हैं, कानड़ देव भी इनको रास्ता नहीं देते हैं। कानड़ देव तो मना ही कर देते हैं, कानड़ देव तो भगा देते हैं इन लोगों को, कहते हैं कि नहीं है रास्ता। तो ये घूम करके फिर मेवाड़ आते हैं। और मेवाड़ में भी यहाँ पर जब बहुत ज्यादा जोड़ी की जाती है तो क्या करते हैं? मार्ग कर दे करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो दिल्ली वालों से टैक्स ले लेते थे राजस्थान के राजा, बड़े ही ताकतवर राजा हुए हैं। और बात ध्यान रखनी है, समर सिंह के दो बड़े योग्य पुत्र हैं, एक का नाम है रतन सिंह, दूसरे का नाम है कुंभकर्ण। ध्यान रखें, रतन सिंह बड़े हैं तो ये क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। कुंभकर्ण भी बड़े योग्य थे। उन्होंने कहा कि बापू मैं भी बड़ा योग्य हूँ, मेरे लिए क्या व्यवस्था है? तो उन्होंने कहा देख बेटा, बड़ा बेटा राजा बनता है तो वही बनेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर तू अपना राज्य बनाना चाहता है तो तुझे खुद के दम पर पुरुषार्थ पर नया राज्य बनाना पड़ेगा। पर एक और बात है, अपने भाई को परेशान मत करना। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? वो मेवाड़ छोड़ करके गए। मेवाड़ उन्होंने सोचा चलो ठीक है, मेवाड़ में किसी को परेशान नहीं करना है। राजस्थान भी छोड़ा, उन्होंने छोड़ा, अपने देश वालों को परेशान नहीं करते, नेपाल चले गए। तो मेवाड़ छोड़ा, राजस्थान छोड़ा, भारत ही छोड़ा, कहाँ पर चले गए? नेपाल। और नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की। कहाँ पर? नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना की। किन्होंने? कुंभकर्ण ने। ध्यान रखना है, समर सिंह के बारे में एक और बात याद रखनी है। एक जैन आचार्य थे अमित सूरी। अमित सूरी के कहने पर इन्होंने पशुवध पर रोक लगा दी थी। पशुवध पर रोक लगा दी थी। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें तो अगले राजा हैं रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, थोड़े बड़े शासक हैं, उनमें थोड़ी बातें ज़्यादा होंगी। तो आज की हम जो एक क्लास है, दूसरी क्लास, उसको यहीं तक रखते हैं। और आपने जो इतना प्रेम से हमें सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। मिलते हैं अगली क्लास में।